In this video, we are going to talk about Asian Development Bank. So its headquarter is in Mandaluyong, that is in Manila, Philippines. So Manila is capital city of Philippines also. Establishment was on 19 of December 1966. The region served by Asian Development Bank is Asian Pacific region. So there are lots of questions coming in a MCQ type. Which region Asian Development Bank serves? So confusing options like South Asia, East Asia. So the answer is very clear: Asia Pacific. Membership of 68 countries till now, जिसमें 48 कंट्रीज एशिया पैसिफिक के हैं और बाकी के बचे हुए 20 कंट्री जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी कंट्री ऑफ एशियन पैसिफिक रीजन आर द मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो उसका आंसर 48 होगा एंड रिमेनिंग कंट्रीज आर फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट एंड अदर रीजन। इसमें बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो द पर्पस इज सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट of the region that are marginalized, especially in Asia and Pacific regions. Type of bank, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। अब एक किस किस क्षेत्रों में अपना ऐड देता है, फाइनेंशियल ऐड देता है, या थोड़ा और डीप रूप में समझे तो किस क्षेत्र में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहला है एजुकेशन के क्षेत्र में, दूसरा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिसमें मेनली फोकस ट्रांसपोर्ट का होता है। इंडिया में काफ़ी रोड बनाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड से। इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, ताकि जो एशिया का फ्यूचर हो वो काफ़ी अच्छा हो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग इन लोग करते हैं, जिसको नॉन सॉवरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो इंडिया बिकम द मेंबर फ्रॉम इनिशियल पीरियड ऑफ एडीबी। 1966 में इंडिया मेंबर बना था। इंडिया जो है शेयर होल्डर है 6.31%, जो कि 6,72,030 शेयर के बराबर है। इसके पास 5.347% ऑफ वोट है टोटल मेंबरशिप का, और 8.211% वोट है टोटल रीजनल मेंबरशिप का। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्वेश्चन आता है रैंकिंग के बेस पे। इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फिफ्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर होगा इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड वन मोर फैक्ट अबाउट इंडिया इज आफ्टर 2010 इंडिया इज इट्स टॉप बोरोवर। भारत ने 2010 के बाद अभी तक सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। भारत लोन किस टाइप से लेता है? भारत लोन सॉफ्ट लोन लेता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाई बैंक्स especially in concern of Asian Development Bank, हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन। हार्ड लोन एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री को दिया जाता है और सॉफ्ट लोन डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है, और वैसे रीजन्स को दिया जाता है जो जोग्राफिकली बैकवर्ड हैं। सो इंडिया सॉफ्ट लोन लेता है। हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन के बीच में ही डिफरेंस है कि इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन पे नहीं लगता है और हार्ड लोन पे इंटरेस्ट लगता है इन द कंपेरिजन ऑफ डॉलर। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स हैं जो उसके अलावा नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, फाइनेंशियल पार्टनरशिप के लिए दिए जाते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस जो कि सस्टेनेबल गोल्स के अंतर्गत आते हैं उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, ओवरऑल कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो कि भारत का है 9.68 बिलियन डॉलर, और पेड इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो कि है 484.05 million. So there is a difference between overall capital subscription and paid in capital subscription that we are going to deal in another video. तो यहाँ पे तीन चीज़ें समझ में आई। भारत सॉफ्ट लोन लेता है, भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एशिया का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एंड 2010 के बाद टॉप बोरोवर्स है। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स में पैसा भारत को मिलता है, नॉन सॉवरेन ऑपरेशन में मिलता है, फाइनेंशियल पार्टनरशिप में मिलता है, फ्यूचर डायरेक्शन में मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल पार्टनरशिप में पैसा क्यों मिलता है? तो वो इसलिए मिलता है कि अगर भारत का फाइनेंस मजबूत होगा, इकोनॉमिकल कॉरिडोर मजबूत होगा, तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनका शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। पता चला कि इंडिया खुद डेवलप नहीं है और दूसरे लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप मिलेगा ना, तो इसके लिए एक पुख्ता रीजन है। अब मेजर प्रोजेक्ट जो इन्होंने किए हैं, जो मेजर हाईलाइट है उस पर बात करें तो पहला है द बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट मॉडर्नाइजिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में इन्होंने बंगलोर स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को
फाइनेंशियल एड दिया था जिससे कि मॉडर्नाइजेशन हुआ कर्नाटका के बिजली विभाग में। इसके अलावा 3 मुख्य प्रोजेक्ट थे इनके, वो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ही हैं, जिसमें महाराष्ट्र में इन्होंने $346 मिलियन, उत्तर प्रदेश में $300 मिलियन और मेघालय में $132.8 मिलियन का निवेश किया था, या बोले लीगल फाइनेंशियल एड दिया था। इसके अलावा इन्होंने $231 मिलियन 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए असम में दिया है। इनका मेन फोकस इंडिया में भी क्लासिफाइड होता है उन एरिया के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जोग्राफिकली बैकवर्ड हैं, एंड ऑल द कम्युनिटी जो कि मार्जिनलाइज हैं, वल्नरेबल हैं। इसके अलावा एडीबी इन्वेस्ट $5 मिलियन टू बिल्ड अ मॉडर्न हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर को, नया इकोनॉमिक कॉरिडोर को जन्म देता है, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ होती है। इसके अलावा $177 मिलियन इन्होंने खर्च किया था 450 किलोमीटर हाईवे को अपग्रेड करने के लिए, जो कि महाराष्ट्र के मुख्य ज़िलों को जोड़ती है, जिसमें कुछ ज़िले जोग्राफिकल बैकवर्ड भी थे और बाकी ज़िलों का एक कॉरिडोर बनाया गया है जिससे कि ट्रेड को बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने $300 मिलियन और $270 मिलियन के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जहां इन्होंने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को टारगेट किया हुआ है। बेसिक ह्यूमन लाइफ फैसिलिटीज़ पे भी फोकस करते हैं, ऑन द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनके एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं, हंगर एबोलिशन पे भी काम करते हैं। सो देज आर द मेजर हाईलाइट्स एंड द वर्क डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। इसके बाद स्टैटिक्स को देखते हैं कि इनका जो अमाउंट है टोटल, वो है $52.73 बिलियन, जो कि 785 प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने दिए हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हुए हैं, वो है 181 प्रोजेक्ट्स, जिसका कि एस्टिमेशन है $17.79 बिलियन। इसके अलावा एनर्जी, जिसका कि 208 प्रोजेक्ट हुए हैं, और एनर्जी में भी ये फोकस करते हैं आज के टाइम में ग्रीन एनर्जी का, सोलर जो कि एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो उसमें इन्होंने $17.79 बिलियन दिए हैं, जिससे कि 181 प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें काफ़ी हो चुके हैं। इसके अलावा फाइनेंस में $6 बिलियन 87 प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक फुलफिल किए हैं। फाइनेंस में बेसिकली नॉन सॉवरेन एजेंसीज जो होती हैं, वो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट द एजेंसी विच इम्प्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसी ऑन द ग्राउंड लेवल। सो इन्होंने नल जल से रिलेटेड एक योजना कर्नाटका में किया था, जो कि कोई सरकार के मदद से नहीं किया था, वो वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी के साथ किया था, जो कि ग्रास रूट पब्लिक को सस्टेनेबल बनाती है फॉर रूरल कम अर्बन इकोनॉमी के लिए। तो जो नॉन सॉवरेन इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि सरकार के हाथों में डायरेक्ट पैसा न देके वैसे थर्ड पार्टी पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे, उन एजेंसियों को पैसा देना जो कि ग्रास रूट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के लिए $5.45 बिलियन, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के लिए $3.61 बिलियन। तो इस स्टैटिकल डेटा से आपको एक चीज़ पता चलेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का निवेश भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुआ, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में हुआ, फिर फाइनेंस सेक्टर में हुआ, फिर वाटर एंड अदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में हुआ। सो ये रैंक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उम्मीद करता हूँ कि सोल्व कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड के लिए अलग अलग कलर है, और टोटल अमाउंट जो इन्होंने दिया है उसका अलग असिस्टेंट कलर बना हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ एनी क्वेश्चन कम ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग रिलेटेड विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक and on the statistical data, then I think it is sufficient to deal the question on single liner objective. So I hope again you like the video. If you like the video, please hit on the subscribe